Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss reactive intermediates. Do you know what are these one? These are the reactive species and formed during the reaction. Okay? देखिए रिएक्टिव इंटरमीडिएट एज द नेम स्टेटेड, जो नाम दिया गया है, इट मीन्स जो क्रियाशील माध्यमिक यौगिक हैं वो हैं आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ये जब आप कोई मैकेनिज्म करते हैं, कोई रिएक्शन मैकेनिज्म आप कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है बीच में कुछ समय के लिए बनते हैं। इट मीन्स दे आर वेरी शॉर्ट लाइफ्ड। ये जो बनते हैं ये हैं आपके शॉर्ट लाइफ्ड। इट मीन्स बहुत कम समय के लिए बनेंगे, बहुत लंबा समय इनका लाइफ टाइम का नहीं होगा। जैसे ही आपने सबस्ट्रेट लिया, उसके में रिएजेंट मिलाया, तुरंत ये बनेंगे और बनने के बाद जो है ये किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या भी होंगे, दीज आर वेरी वेरी रिएक्टिव स्पीसीज। ये रिएक्टिव भी होंगे। इट मीन्स दीज आर वेरी एनर्जेटिक होंगे। ये एनर्जेटिक होंगे। जो कोई मॉलिक्यूल काफी एनर्जी लिया हुआ होता है, बहुत ज्यादा अगर उसमें एनर्जी है, तो इट मीन्स उसका जो लाइफ टाइम होगा वो भी बहुत कम होगा। ये याद रखिएगा हमेशा। एनर्जेटिक है तो इट मीन्स दैट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर मॉलिक्यूल्स। उसकी एनर्जी जो है किसी दूसरे में उसको कन्वर्ट करने में यूज होगी। तो जो भी ऐसी स्पीसीज होती है रिएक्शन के दौरान, अगर आप देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने काफ़ी रिएक्शनें बनाई होगी, उसमें जो बीच में कोई मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे अब एग्जाम्पल मैं देता हूं कि ये क्या होते हैं। जैसे आपको मिलेगा कार्बोनियम आयन, कार्बेन आयन, फ्री रेडिकल्स, ओके, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। ये कुछ स्पीसीज मैंने बोली, ये उनके नेम हैं, फिर इनका क्लासिफिकेशन भी आप आगे समझेंगे। तो ये जो है रिएक्शन के दौरान बनते हैं और ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहे जाते हैं। तो ये काफी एनर्जेटिक होते हैं और शॉर्ट लाइफ भी होते हैं। जो कोई स्पीसीज एनर्जेटिक होगी वो रिएक्टिव भी होगी और शॉर्ट लाइफ भी होगी। तो इट मीन्स अनस्टेबल होगी, क्योंकि आपने कहा काफी एनर्जेटिक है तो वो किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल भी होंगे। अनस्टेबल होंगे, थोड़ी देर के लिए बनेंगे और तुरंत अपने को किसी में कन्वर्ट कर देंगे। ये तो आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है। अब ये क्या क्या होते हैं और कब बनते हैं, ये आपके बन सकते हैं। देखिए, या तो बनेंगे होमोलिटिक फ्यूजन के दौरान, या कब बनेंगे ये होमोलिटिक फ्यूजन। देखिए बॉन्ड ब्रेक होता है, होमोलिटिक फ्यूजन, या तो इस ब्रेकिंग से बनेंगे। जैसे कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपको दिया है तो वो क्या होता है, आपका ब्रेक होता है। तो उसके ब्रेक होने के कुछ तरीके हैं, या तो होमोलिटिक वे से होगा या हेट्रोलिटिक वे से होगा। दो तरीके से ये ब्रेक हो सकता है। तो ये जो ब्रेकिंग होती है किसी मॉलिक्यूल की, वो ब्रेकिंग के नेचर पे डिपेंड करेगा कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट कैसा बनेगा, कि वो पॉजिटिव चार्ज लिया होगा, नेगेटिव चार्ज लिया होगा, या कोई चार्ज नहीं लिया होगा। दैट डिपेंड अपॉन होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फ्यूजन। इट मींस होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग और हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। ओके, तो अब हम आपको ये बताते हैं कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो हैं वो आपको आज जो मैं बताऊंगा, आपको 3 रिएक्टिव इंटरमीडिएट मैं आपको समझाऊंगा, कार्बोनियम आयन, कार्बेन आयन और फ्री रेडिकल। तो एक रिएक्टिव जो इंटरमीडिएट है उसका नाम आप देखिए कार्बोनियम आयन, ओके, नंबर 1। नंबर 2 कार्बेनाइन, कार्बन का एनाइन। नंबर 3 फ्री रेडिकल। इनको हम आज स्टडी करेंगे। ओके, तो कार्बोनियम आयन क्या होता है। ये कार्बोनियम आयन एज द नेम स्टेटेड, देखो कार्बन इयम, इट मींस कार्बन bearing the positive charge. Any organic species that contain positive carbon, they are belong to carbonium ion category. कार्बोनियम आयन हेट्रोलिटिक फ्यूजन में बनेंगे और इसमें
जिस तरह से चार्ज में आपको बताऊं CH3 पॉजिटिव, इस तरह के जो आपको रिएक्शन के दौरान कोई ऐसी स्पीसीज मिलती है जिसमें कार्बन में पॉजिटिव है तो उसको आप कार्बोनियम आयन बोल सकते हैं। ओके, देखिए कहीं भी EM लगेगा, ये ध्यान में रखना आपको, EM तो इट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज है। जैसे आप बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, तो इट मीन्स ऑक्सीजन में पॉजिटिव। नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोजन में पॉजिटिव, EM लगेगा तो पॉजिटिवली चार्ज लगेगा। तो यहां पर हमने क्या बोला, कार्बोनियम आयन, तो कार्बन में पॉजिटिव। इसी तरह से और भी हो सकते हैं लाइक CH3 CH2 पॉजिटिव। इस तरह से अभी क्लासिफिकेशन अभी हम एक 1 by 1 इसको स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब दूसरा देखिए कार्बेनाइन, यानी कि कार्बन एनाइन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कार्बन पर एनाइन, इट मीन्स कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जहां कहीं भी एनाइन जैसा लगेगा तो वहां पर क्या लग जाएगा, एग्जाम्पल के लिए हम दे देते हैं आपको CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, दीज आर कॉल्ड कार्बेनाइन। अब इनके अलग अलग नाम भी होंगे, जैसे इसको आप बोलेंगे मिथाइल कार्बेनाइन, ये आपका 2 कार्बन है, इथाइल कार्बेनाइन। ऊपर जो हमने पॉजिटिवली चार्ज बनाए थे मिथाइल कार्बोनियम आयन, इथाइल कार्बोनियम आयन। ओके, अब थर्ड में हमने एक आपको दिया है फ्री रेडिकल। एज द नेम स्टेटेड, फ्री रेडिकल, इट मीन्स देयर इज नो चार्ज। चार्ज तो नहीं होगा बट फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन माने क्या होता है कि वो जस्ट लाइक एटम, जैसे पेरियोडिक टेबल में एटम है आपके, पेरियोडिक टेबल में एटम आप देखते तो क्या उनमें कोई चार्ज होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से फ्री रेडिकल में भी कोई चार्ज नहीं होगा। दीज आर न्यूट्रल स्पीसीज एंड एग्जांपल्स आर लाइक CH3 डॉट, एक डॉट, इट मींस दिस वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल ऑर्बिटल। सिंगल ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, PX 2 इलेक्ट्रॉन, PY 2 इलेक्ट्रॉन, PZ 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स टोटल P ऑर्बिटल में तो हमारे 6 हैं, बट सिंगल P ऑर्बिटल में आपके कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये आपको ध्यान से समझना है कि ये एक ऑर्बिटल में अगर अकेला इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, तो इट मीन्स वो एक तरह से फ्री रेडिकल की तरह बिहेव करेगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में भी आपने देखा कि पाउली ने भी ये कहा कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, CH3 डॉट मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, same as next one example like this one, CH3 CH2 dot, it means this electron is free, ethyl free radicals. Okay, तो अब हम इसको कार्बोनियम आयन और कार्बेनाइन करके अलग अलग आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अब सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन को आप समझिएगा, कार्बोनियम आयन, दिस वन पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ये कार्बोनियम आयन है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपको समरी भी आपको बनानी आनी चाहिए। पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये रिएक्टिव होगी, ओके, काफी एनर्जेटिक होगी, और ये बनेगी जो है वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में बनेगी। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फ्यूजन, इसमें बनेगा ये। क्लियर? अब कहां पे पॉसिबिलिटी है, कहां पे ये कैसे बनेगा वो भी एक बार देख लीजिए। एग्जाम्पल, सपोज दैट वी हैव वन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक दिस वन, CH3Cl, क्लोरोमीथेन एक मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, इसको आपने ब्रेक किया, because this bond is, this single bond, this sigma bond is between the carbon and chlorine, this one heterolytically break। ऐसे तो हम ब्रेक करेंगे तो ये तो होगा नहीं इसमें, लेकिन अगर इसको हम ब्रेक करें कुछ इस तरह से कि ये जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है
तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा आपका Cl की तरफ, हेटेरोलिटिकली बॉन्ड हो ब्रेकिंग होगी, न कि होमोलिटिकल। आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दें, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका क्लोरीन है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आपका ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट कर जाएगा Cl पे, तो बनने वाली जो स्पीसीज बनेगी CH3 पे पॉजिटिव आएगा और Cl पे क्या चार्ज दिया जाएगा आपका नेगेटिव। तो ये है आपका एक तरह से कैटाइन पार्ट, ये है आपका एनाइन पार्ट। कार्बन में पॉजिटिव है तो इसको नाम दे दिया गया है कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। और क्योंकि ये जो आपका मॉइटी है, जो ये आपकी स्पीसीज है CH3, इसको मिथाइल बोलते हैं, तो इसके लिए हमारा आगे लगा देंगे मिथाइल कार्बोनियम आयन। ओके, और बाकी Cl नेगेटिव ये आपका क्लोराइड आयन है, उसको हमने यहाँ पर नहीं देखना, हमने केवल कार्बोनियम आयन करके ही आगे इसको लेके जाना है। अब जो कार्बोनियम आयन हैं वो केवल एक ही टाइप के नहीं होंगे, वो भी कोई स्टेबल होते हैं, कोई अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने CH3 पॉजिटिव बनाया, अब CH3 पॉजिटिव को अभी हम कंपेयर करेंगे, किसी के कंपेयर में ये काफ़ी स्टेबल भी हो सकता है, किसी के कंपेयर में ये काफ़ी अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा और क्या बन सकता है, देखिए कार्बोनियम आयन, एक कार्बोनियम आयन हमारा जैसे CH3 पॉजिटिव है, तो उसी तरह से कार्बोनियम आयन ये भी हो सकता है आपका CH3 CH2 पॉजिटिव। ओके, कार्बोनियम आयन और क्या भी हो सकता है कि आपके जो पॉजिटिव कार्बन लगे हुए हैं वो पॉजिटिव कार्बन का नेचर क्या है, वो प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है या टर्सरी कार्बन है, यानी कि पॉजिटिव किस कैसे कार्बन पे लगा हुआ है। देखिए कार्बन भी एक जैसा नहीं होता है, कार्बन भी जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो सकता है। जैसे कोई कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्बन आपको मिलेंगे और उनका नेचर भी अलग अलग होता है। जैसे अगर आपके पास में sp कार्बन है, ऐसा कार्बन जिसकी हाइब्रिड स्टेट क्या sp है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। और sp2 कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी sp वाले कार्बन से कम होगी। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है आपकी sp3 कार्बन जो होता है वो काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इट मीन्स नेचर ऑफ कार्बन अलग अलग होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक हमने कार्बोनियम आयन बना दिया आपका CH3 पॉजिटिव, एक कार्बोनियम आयन बना दिया हमने CH3 CH2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे कार्बन इस तरीके से भी हो सकता है CH3 CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है CH और इसमें लगा देते हैं हम पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से भी आपका कोई कार्बन हो सकता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका कार्बोनियम आयन जो है डिफरेंट नेचर का हो गया। अब एक कार्बोनियम आयन और बनाते हैं CH3 CH3 CH3, एक कार्बन में पॉजिटिव हमने ऐसे लगा दिया, 1 2 3 बॉन्ड इससे लगे हुए हैं, तीनों जो हैं कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो तीनों को ये जो टोटल 4 बन गए हैं इनको एक तरह से कैटेगराइज भी किया गया है। जैसे ये वाला है आपका CH3 CH2, देखिए ये कार्बन जो है आपका पॉजिटिव कार्बन एक कार्बन से और जुड़ा हुआ है, ये वाला जो कार्बन है वो C ये है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। अब आप देखिए जो पॉजिटिव कार्बन है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके लिए वर्ड यूज होता है आपका 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। अब आप यहाँ देखें ये जो C है जिसमें पॉजिटिव है, this one attached with 3 more carbon atom. The carbon bearing the positive charge attached with 3 more carbon atom. It means जो कार्बन पॉजिटिव लिया हुआ है वो 3 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम 3 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो that's why this is called 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। ओके, और ये तो जस्ट अब इसको क्या लिखेंगे मिथाइल कार्बोनियम आयन, मिथाइल कार्बोनियम आयन। ओके, इस तरीके से इसको कैटेगराइज कर दिया। अब आपको ये देखना है कि हैं तो ये सभी क्या आपके कार्बोनियम आयन है, लेकिन सबकी स्टेबिलिटी एक जैसी नहीं है। ओके, ये सभी इक्विवेलेंट नहीं है, इनमें किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किसी की एनर्जी बहुत कम है। और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है इन चारों में जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो काफ़ी रिएक्टिव होगा, इट मीन्स वो अनस्टेबल होगा, ये आपको याद रखना है। देखिए एनर्जी ज़्यादा होना माने आप केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी मॉलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको स्टेबल नहीं करेंगे,
अगर किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स दैट इज वेरी रिएक्टिव, इट मीन्स वो अपनी उस फॉर्म में नहीं रहेगा, तुरंत अपने को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, इट मीन्स दैट इज अनस्टेबल। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बहुत ज़्यादा एनर्जी लिया हुआ मॉलिक्यूल होगा वो अपने को तुरंत किसी दूसरे में चेंज कर देगा, तो इसका माने अपने को चेंज कर देगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल में, तो इसका माने वो क्या हो गया, खुद पे अनस्टेबल हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आप देखिए इनका हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये 4 अनस्टेबल क्यों है, बिकॉज दीज कंटेन पॉजिटिव चार्ज। देखिए इनमें पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए क्या है, आपके अनस्टेबल है। अब आप ये देखोगे जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव है वो उतना क्या होगा, कम स्टेबल होगा। ठीक है ना। देखिए दोबारा से मैं बोल रहा हूं, ये सभी जो हैं आपके क्या हैं, अनस्टेबल है। ये सभी क्या हैं, अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल क्यों है, पॉजिटिव है इनमें, इसीलिए ये अनस्टेबल है। ठीक है, अगर जिसमें जितना कम पॉजिटिव हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, या कहें कि जिसमें जितना ज्यादा पॉजिटिव है उतना ज्यादा अनस्टेबल होगा। क्लियर। अब आप देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए ये तो CH3 है, इससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्राइमरी जो कार्बोनियम आयन है, इथाइल जो कार्बोनियम आयन है, उसमें एक CH3 लगा हुआ है। ठीक है, तो CH3 का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है आपका, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट माने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। उसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो किसको शिफ्ट कर रहा है, वो पॉजिटिव को देने की कोशिश कर रहा है। वो पॉजिटिव को देने की कोशिश करेगा तो इसका पॉजिटिव क्या हो, ये इसको देने, पॉजिटिव कार्बन को देने की कोशिश करेगा तो इसका पॉजिटिव क्या होगा, थोड़ा सा उसकी डेंसिटी जो होगी कम होने लगेगी। ठीक है। अब सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में अगर आप देखें 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं पॉजिटिव कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। ओके, तो इससे ये पॉजिटिव क्या होने लगेगा, इसकी डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और टर्सरी कार्बोनियम आयन में 3 आपके जो हैं मिथाइल ग्रुप हैं जो कि जो हैं पॉजिटिव कार्बन की तरफ क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इसका माने यहां पर जो है पॉजिटिव और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप यहां पर से लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं, मिथाइल ग्रुप आपके बढ़ रहे हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, पॉजिटिव की डेंसिटी को कम कर रहे हैं। तो इनमें सबसे कम पॉजिटिव डेंसिटी जो है टर्सरी कार्बोनियम आयन में है। जो कार्बन पॉजिटिव है, देखने में आपको एक ही पॉजिटिव सब में दिखेगा, बट मैं कर रहा हूं बात किसकी, डेंसिटी की। ठीक है ना। डेंसिटी यानी कि D=m/v बोलते हैं आप, जो मास अपॉन वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना उसमें क्या है पॉजिटिव है उसकी बात हो रही है। ठीक है ना। एक तरह से ये समझ लीजिए इसमें सबसे कम पॉजिटिव है, पर्टिकुलर फिक्स्ड वॉल्यूम में सबसे कम पॉजिटिव इसमें है। जिसमें जितना कम पॉजिटिव होगा वो स्पीशीज उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबल होगी। दैट्स व्हाई टर्सरी कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल, देन आपका सेकेंडरी आएगा, देन प्राइमरी आएगा, लास्ट में आपने क्या लिख दिया, मिथाइल कार्बोनियम आयन। इनको आप दूसरे नाम अगर नेम से बोलें तो ये है आपका इथाइल कार्बोनियम आयन, इथाइल कार्बोनियम आयन। ओके, दिस वन इज, देखिए 1 2 3, 3 के लिए आप प्रोपाइल लिखते हैं बट पॉजिटिव है बीच वाले कार्बन 1 2 सेकेंड कार्बन में, दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन आइसोप्रोपाइल। अगर ये पॉजिटिव यहां नंबर 1 में होता तो प्रोपाइल कार्बोनियम आयन बोलते, लेकिन पॉजिटिव बीच वाले कार्बन इनके नंबर 2 कार्बन है तो आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन। अब यहां पर आप देखें 1 2 3 टोटल कितने हैं आपके, 4 कार्बन है, तो इसमें क्या बोलेंगे, 4 कार्बन के लिए क्या हो गया आपका ब्यूटाइल, बट बीच वाला कार्बन क्या आपका टर्सरी, तो टर्सरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। तो कभी कभी आप देखते हैं कि आपसे कंपटीशन में या एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, वहां लिख देंगे आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन या टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आपको क्या करना है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। ओके, तो ये कार्बोनियम आयन की जो मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया। अब ये हमारे एल्काइल डेरिवेटिव है, अगर आपको मिक्स करके देते हैं, अब जैसे अगर आपको हम देते हैं बेंजाइल कार्बोनियम आयन, बेंजाइल कार्बोनियम आयन,
इस तरह की भी इंटरमीडिएट बनते हैं। तो बेंजाइल जो कार्बोनियमाइन हैं वो बेंजाइल ग्रुप से आप इसमें रेजोनेंस वगैरह बना सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। वो कंपेयर करेंगे कि आपको कौन सा कंपाउंड दिया है। जैसे सपोज करें बेंजाइल कार्बोनियमाइन का जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे कुछ इस तरह से बनाएंगे। बेंजीन रिंग है, उसमें बगल में CH2 लगा होगा, उसमें पॉजिटिव होगा, तो इसका नाम आपका क्या है, बेंजाइल कार्बोनियमाइन है। तो बेंजाइल कार्बोनियमाइन में आपके क्या बनेंगे, रेजोनेंस बनेंगे। देखिए ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, इस तरह से पूरा रोटेट करते जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है रेजोनेंस से आपको शो करनी होती है। और जो आपके ये एल्काइल लगे हुए CH3 ग्रुप है, CH3 है, CH3 है, इनमें हम क्या देख रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट की वजह से देख रहे हैं। तो इस प्लस आई इफेक्ट में भी आपको ये देखना है कि कौन सा इफेक्ट है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं वो किस वे से हो रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन को हम अलग से आपको समझाएंगे, फिलहाल तो आपको पता होना चाहिए कि जो इथाइल कार्बोनियमाइन है, आइसोप्रोपाइल कार्बोनियमाइन है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियमाइन है, इनकी स्टेबिलिटी जो है आप हाइपर कॉन्जुगेटिव वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जबकि बेंजाइल कार्बोनियमाइन है, इसकी स्टेबिलिटी को आप क्या करेंगे, रेजोनेंस से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये मैंने कुछ आपको बताया कार्बोनियमाइन के बारे में। इसी तरह से थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं कार्बेनाइन के बारे में आप। ओके, तो कार्बेनाइन वाली जो स्पीसीज होती हैं उसमें कार्बन पे क्या होगा, बोलिए, नेगेटिव होगा। कार्बन पे नेगेटिव होगा तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो कार्बेनाइन, तो these are negatively charged species, okay, and these are very reactive, clear, and heterolytic fission में ये बनेंगे, heterolytic fission ही होगा। तो इट मीन से यहाँ पर क्या होगा, जैसे सपोज दैट हमने एक आपको CH3Na दे दिया, ओके, तो ये बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और सोडियम के बीच में। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, तो बताइए सोडियम तो आपका क्या है, मेटल है, दिस वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ओके, तो कंपेयर टू सोडियम कार्बन जो है आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो आपका ये बॉन्ड आपका क्या रहेगा, कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। तो इससे कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, और सोडियम आपका Na पॉजिटिव बनेगा। तो ये जो है आपका क्या है, स्पीसीज कार्बेनाइन है। तो इसके लिए आपको क्योंकि CH3 लिखा है तो इसको बोल देंगे हम मिथाइल कार्बेनाइन। यहां पर भी देखिए सेम उसी तरह से जैसे भी हमने कार्बोनियमाइन बताया था आपको, कार्बेनाइन में भी आपको इसका टाइप जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इसी तरह से आपको लेना होगा। इसमें अगर मैं देखूं तो आप देखिए इसमें पहला जो है आपने बनाया था अभी CH3 नेगेटिव, ये बना दिया। दूसरा अगर आप देखें तो CH3 CH2 नेगेटिव, ये बना देते हैं। थर्ड अगर आप देखें तो CH3 CH CH3, ये नेगेटिव हो गया। और एक और बना देते हैं हम टर्सरी, CH3 CH3 CH3, और ये नेगेटिव आ गया। ओके, आप देखेंगे ये तो जस्ट मिथाइल कार्बेनाइन है, बट ये है आपका 1 डिग्री कार्बेनाइन, और ये है आपका 2 डिग्री, और ये 3 डिग्री। तो इनमें स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे, स्टेबिलिटी को अगर आप चेकआउट करेंगे तो कैसे स्टेबिलिटी पता लगानी, जैसे अभी हमने कार्बोनियमाइन में बताया था, सेम वही वे है। देखिए ये सभी, ये चारों अनस्टेबल है। क्यों, इन चारों में क्या है, नेगेटिव है। कोई भी चार्ज स्पीसीज जो होगी दैट इज वेरी रिएक्टिव स्पीसीज और अनस्टेबल होगी, ठीक है ना, चार्ज स्पीसीज, क्योंकि वो अपने को क्या करना चाहेगी, न्यूट्रल करना चाहेगी, ठीक है ना। तो ये सभी, ये चारों आपके क्या हैं, अनस्टेबल हैं ड्यू टू नेगेटिव। अब आपको देखना है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव किसमें है, जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। दोबारा से इसको देखें, ये चारों अनस्टेबल क्यों है, नेगेटिव की वजह से। तो जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव वही अनस्टेबल होगा। अब आप देखिए कैसे पता लगाएंगे कि सबसे ज्यादा नेगेटिव किस में है। आपको पता लगाना है, नेगेटिव डेंसिटी पता लगाना है।
देखने में आपको एक ही नेगेटिव दिख रहा है सब जगह, लेकिन पता क्या लगाना, डेंसिटी, ठीक है ना, पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना नेगेटिव है। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये तो केवल CH3 है, यहाँ से आप देखना शुरू करें 1 डिग्री में, यहाँ पर एक CH3 है, CH3 का इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है यहाँ की तरफ, किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ पर डेंसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस आई दोनों का काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ड्यू टू द सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है, यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे 3 जो है आपके क्या लगे हुए हैं, प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये 3 प्लस आई ग्रुप भी नेगेटिव कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब आप देखिए जो मिथाइल का जो इफेक्ट है वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस तरफ पहुंचेंगे, टर्सरी में जो कार्बन नेगेटिव है उस तरफ पहुंचेंगे। इट मींस नेगेटिव की डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहे हैं, तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में यहां पर नेगेटिव बहुत ज्यादा होगा, तो इट मींस डेंसिटी सबसे ज्यादा इसकी होगी। तो दिस वन इज वेरी वेरी अनस्टेबल स्पीसीज, ये सबसे कम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। तो ये ऑर्डर क्या बनेगा, स्टेबल सबसे कम है, उससे ज्यादा ये होगा, उससे ज्यादा ये होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका क्या होगा, CH3 नेगेटिव। जबकि कार्बोनियम आयन में क्या था, टर्सरी वाला मोस्ट स्टेबल हो रहा था। कार्बन आयन में बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनियम आयन में था पॉजिटिव चार्ज और कार्बन आयन में क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गए। ठीक है ना? अब ये तीनों की स्टेबिलिटी आपको समझ में आ गई। इसमें एक चीज और आपको बताते हैं, कभी कभी कार्बन जो नेगेटिव है उसके हाइब्रिड स्टेट आपसे पूछी जा सकती है, कार्बन पॉजिटिव है उसकी भी हाइब्रिड स्टेट पूछी जा सकती है, तो यहाँ पर उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। जैसे ये CH3 नेगेटिव है, ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है, अगर आपको निकालना है तो उसको मैं यहाँ पे बता दूं। देखिए CH3 पे नेगेटिव लगा हुआ है, CHH, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना दिया, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर देख रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे ही बना दे रहे हैं हम, ठीक है ना, ये एक ऑर्बिटल में होंगे, ठीक हो गया। अब आप देखिए कितने बॉन्ड इससे लगे हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड, और एक आपका क्या है यहाँ पर लोन पेयर है। तो टोटल कर दीजिएगा, टोटल कितना आ गया आपका 4, तो 4 माने होता है जो ये आपका आया sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइटम। अब अगर ये नेगेटिव वाला हो गया, पॉजिटिव लिया हुआ है तो आप देखिए CH3 पॉजिटिव का बनाते हैं, CH CH CH, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है तो इट मींस एक कोई ऑर्बिटल जो है यहाँ पर क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, एम्प्टी p ऑर्बिटल है। यहाँ पर p ऑर्बिटल जो है क्या लिया हुआ है आपका, इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये वाला जो ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल ये कैसा ऑर्बिटल है, तो ये है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये आपको याद रखना। जबकि यहाँ पे जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, अगर यहाँ खाली ऑर्बिटल है ये जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये है आपका प्योर p ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो इसमें हाइब्रिड स्टेट क्या बनेगी, पॉजिटिव कार्बोनियम आयन में 1 2 3 3 सिग्मा है, लोन पेयर नहीं है, तो इसमें आएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो कार्बन होगा वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो याद रखिएगा कार्बन आयन में जो कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, while in carbonium ion the carbon bearing positive charge that is sp2 hybridized। क्लियर हो गया ना? अब ये हमने कार्बोनियम आयन क्लियर किया। अब हम आपको बताते हैं फ्री रेडिकल का। अब ध्यान दीजिएगा फ्री रेडिकल क्या है। फ्री रेडिकल में एज द नेम स्टेटेड फ्री रेडिकल, तो इट मींस these have no charge but free electron। इसके एक किसी ऑर्बिटल में, कार्बन में किसी ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अकेला होगा, उसमें पेयरिंग नहीं होगी, ओके, लोन पेयर भी नहीं कहेंगे हम, पेयरिंग नहीं होगी, तो अकेला एक इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे बनाए, देखिए सपोज दैट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है,
इसमें हम ब्रेकिंग करते हैं। ओके, या ऐसे ही आप समझ लीजिए इसको, या इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। लेट हमने क्या ले लिया, CH4 ले लेते हैं, चलो CH4 में ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है ना। इसको सनलाइट की प्रेजेंस में है या कोई और आपका जो है इनिशिएटर आप मिला देते हैं, उसमें कोई पेरोक्साइड मिला देते हैं, तो भी ये रिएक्शन हो सकती है। तो ये इस तरह से आपने ब्रेकिंग करी तो आपको मिला CH3 डॉट प्लस जो है H डॉट। ये जो फ्यूजन है, दिस वन इज होमोलिटिक फ्यूजन, ये बनेंगे आपके किससे, होमोलिटिक फ्यूजन से बनेंगे। ओके, होमोलिटिक फ्यूजन से बनेंगे। जो फ्री रेडिकल होंगे उनमें आपके ऑड इलेक्ट्रॉन होगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये आपको याद रखना है, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और ये होमोलिटिक फ्यूजन से बनेंगे। ये जो आपका डॉट दिखाई दे रहा है, ये एक p ऑर्बिटल में जो है अकेला इलेक्ट्रॉन है ऑड इलेक्ट्रॉन के रूप में, तो इसको हम नाम देंगे मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या नाम दिया जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, ये भी काफी रिएक्टिव स्पीसीज हैं। क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अकेला एक इलेक्ट्रॉन है, ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए और ऑर्बिटल क्या हो जाए, पेयर हो जाए। तो टेंडेंसी टू पेयर द ऑर्बिटल, तो उसकी वजह से ये रिएक्टिव है। देखो कोई ना कोई कारण है, कोई मॉलिक्यूल जो है रिएक्टिव है, अगर वो अपने आप में स्टेबल है, अगर उसके पास में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो क्या होगा, आपका स्टेबल होगा और अनरिएक्टिव भी होगा। जैसे अगर आप पेरियोडिक टेबल में बात करें तो हम देखते हैं कि एक 0 ग्रुप होता है, 18th ग्रुप होता है, जिसमें कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन ये रखे गए हैं। तो ये क्या होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, उस ग्रुप के, उस पीरियड के सबसे स्टेबल जो हैं एलिमेंट होते हैं। तो ये क्या है, आपके किसी से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। जब इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है तो नॉर्मल कंडीशन पे ये रिएक्ट नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्टेबल एंड नोबल गैसेस। ओके, हाँ, अगर आप ऊपर से हाई प्रेशर उसको देते हैं, तब कोई कंडीशन बदलते हैं, तो देन जो है बड़े जो एलिमेंट हैं, जैसे जीनोन के कंपाउंड बन सकते हैं, आपके आर्गन के बन सकते हैं, रेडॉन के बन सकते हैं, तो वो तभी बनेंगे जब ड्रेस्टिक कंडीशन होगी। टफ कंडीशन अगर आप डेवलप करते हैं, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की कंडीशन डेवलप करते हैं, तभी वो होता है। एनीवे, आप इधर देखिएगा, CH3 डॉट मिथाइल फ्री रेडिकल। नाउ इसके टाइप भी उसी तरह से हैं, जैसे CH3 डॉट ये बन गया, फिर आपने बना दिया CH3 CH2 डॉट बना दिया, देन आपने बनाया CH3 CH3 यहाँ पे डॉट लगा दिया, देन एक और बना देते हैं टर्सरी के लिए CH3 डॉट, ये हो गया। ओके, ये तो है आपका मिथाइल फ्री रेडिकल, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल, ये है आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ये है आपका टर्सरी फ्री रेडिकल। अब बात आती है स्टेबिलिटी क्या है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, इस कार्बन के पास में जिसमें डॉट लगा फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसमें आपको अकेला इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है पेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो इससे कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है या कोई ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ठीक है। जिसको जिसकी जरूरत है, अगर कोई बगल में आ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आप देखिए, ये तो अकेला है CH3 डॉट, यहाँ पे क्या हो रहा है, CH2 जिसमें डॉट लगा हुआ कार्बन, उसके बगल में CH3 लगा हुआ है। CH3 का क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है। तो इट मीन्स ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो थोड़ा बहुत इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। आप यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर अगर है तो केवल ये देखिए केवल हाइड्रोजन है, ये समझ लीजिए। मैंने H को अलग कर दिया, तो हाइड्रोजन जो है स्टैंडर्ड होता है, इसका कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कोई इफेक्ट नहीं, इसको स्टैंडर्ड माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे CH3 अगर आपने लगा दिया एक, तो ये थोड़ा इसकी हेल्प करेगा, जो इसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी है उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। इट मीन्स आप कहाँ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए, 2+I ग्रुप हैं, 2+I ग्रुप हैं, ये दोनों +I ग्रुप जो हैं इसकी हेल्प करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है उसको पूरा कर लिया जाए। तो इट मीन्स ये इससे ज्यादा स्टेबल बन गया। अब टर्सरी में जहां बात आती है, देयर आर 3+I ग्रुप। ओके, इट मीन्स ये तीनों +I ग्रुप जो हैं
these are electron releasing groups. It means they can fulfill the deficiency of this carbon dot का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो 3 है इसमें हेल्पिंग हैंड, ये ड्राइविंग फोर्स 3 हैं जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्सरी फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन आपका सेकेंडरी होगा, देन आपका जो है प्राइमरी होगा, और लास्ट में आपका क्या होगा? मिथाइल फ्री रेडिकल होगा। ठीक है ना? तो इट मींस फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर है और कार्बोनियम आयन का जो ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो सेम है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए बगल में क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो दोनों में टर्सरी जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बन आयन का जो ऑर्डर है इसका जस्ट रिवर्स है। क्लियर हो गया ना? तो ये जो हमने आज डिस्कस किया इसको, ये आप याद रखिएगा, जो कार्बोनियम आयन है, कार्बन आयन है और फ्री रेडिकल है, ये रिएक्शन के दौरान बीच में बनेंगे आपके, और ये मॉलिक्यूल में स्टार्टिंग यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे अगर आप कार्बोनियम आयन की बात करें तो आप देखें एडिशन रिएक्शन आप करते हैं। जैसे एडिशन रिएक्शन में सिंपल एडिशन रिएक्शन आपको दे दिया, सपोज दैट CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक सिंपल दे दिया, प्लस HBr कर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें जो है जो रिएक्शन है वो इंटरमीडिएट जो बनेगा इसमें वो क्या बनेगा? तो आपको ध्यान देना है, इसमें कार्बोनियम आयन की बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। वो मैकेनिज्म में आपको समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट तो ठीक है, आप आसानी से बना लेंगे कि CH3 CH2Br बन जाएगा, लेकिन आपको मैकेनिज्म भी आनी चाहिए कि इसमें पहले क्या बनेगा, कि ये आपका जो रिएक्शन है वो एडिशन तो है, वो सबको मालूम है, बट कैसा एडिशन है? क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है? दैट ऑल डिपेंड अपॉन द मैकेनिज्म। ओके, वो सभी मैकेनिज्म पे डिपेंड है। उसके लिए आपको पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कार्बोनियम आयन एक बनता है लेकिन वो तुरंत अपने को चेंज कर देता है दूसरे कार्बोनियम आयन में, इट मीन्स दैट इज रीअरेंजमेंट, ऐसा भी होता है। ठीक है ना? तो ओके, दैट्स ऑल दिस रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसके आगे और डिस्कस करेंगे आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।